जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से हम लोग बिहार मद्य निषेध के लिए लाइव क्लास करते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। सभी लोग जुड़ गए होंगे, पूरा उम्मीद है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट क्लास से जुड़ जाएं ताकि हम आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकें। तो सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट और शेयर भी करते रहें ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम हो जाता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। फटाफट सही जवाब बताइए एक का कि अगर स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम कर दिया जाए तो उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम कर दिया जाए तो उसका दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो एक का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ही लोग इसका सही जवाब बताइएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फटाफट बताइए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, अगर आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दो का क्या होगा, दो का ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। 3 का सही जवाब बताइए कि उत्प्लवकता से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है। तो सबसे पहले न्यूटन तो होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं। फटाफट बताइए। ऑप्शन है आर्किमिडीज। जितने भी दोस्त बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। तो 3 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव क्या कहलाते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव क्या कहलाते हैं, फटाफट बताइएगा। और जो लोग भी लूसेंट का क्लास करना चाहते हैं तो लोग नए चैनल पर जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ लूसेंट का क्लास डेली होता है। पिछले कई दिनों से वहाँ लूसेंट का क्लास स्टार्ट है। तो इसमें प्रतिदिन 40 से 50 क्वेश्चन लूसेंट बुक का देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो यहाँ जो करवा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू रखा जाएगा और वहाँ भी आपका लूसेंट का क्लास होगा। तो आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट बुक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उस नए चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं वह डॉपलर प्रभाव बता रहे हैं और यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतराव चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, फटाफट बताइएगा। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए, नाभिकीय विखंडन पर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर है। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पूछे तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर स्थित है, लेकिन परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो 5 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। 6 का सही जवाब बताइएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। देखिए, अगर आप सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वह सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। तो 6 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है।
ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? एडविन हबल का अगर आप बता रहे हैं, यानी ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन एडविन हबल का है। तो ऑप्शन बी 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? फटाफट बताइएगा कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए, अगर आप केपलर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया। तो 8 का ऑप्शन भी केपलर हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसने कहा था? किसने कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी कोपरनिकस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आप सभी जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बिल्कुल राइट आंसर है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? फटाफट बताइएगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन डी आर्किमिडीज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। तो 11 का ऑप्शन डी आर्किमिडीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए कि पौधे में भी जीवन होता है, यह किसने बतलाया था? पौधे में भी जीवन होता है, यह किसने बतलाया था? तो इसका सही जवाब जेसी बोस ने। जेसी बोस ने पौधे में भी जीवन होता है, यह जेसी बोस ने बताया था। तो 12 का ऑप्शन ए ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो देखिए, जोसेफ लिस्टर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। तो 13 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत ही उलझाऊ होते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, सही सही जवाब देना है और नंबर उठाना है। तो स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही सोखता केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? फटाफट बताइए कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो 15 का ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सापेक्षता का सिद्धांत नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किए थे, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कंप्यूटर से भी संबंधित 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन आपको करवाते रहते हैं। देख लीजिए अगला कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए, गणना के सिद्धांत पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वह गणना सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो 16 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फटाफट बताइएगा। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन डी दाब विद्युत प्रभाव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती है वह दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो देखिए, विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है। फैराडे का नियम पर विद्युत मोटर कार्य करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है फैराडे का नियम, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो देखिए, परमाणु घड़ी जो होती है वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण जो है अंतर्गत काम करती है। तो 19 का ऑप्शन भी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर देखिए कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, लेजर का ज़्यादातर उपयोग जो होता है वह स्पेस में होता है, यानी अंतरिक्ष में लेजर का उपयोग होता है। लेकिन लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर जो है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेजर काम करती है। लेजर का नियम भी आता है। लेजर का नियम क्या है? यह इंटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह बार बार पूछा जाता है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आपको बताना है कि रडार की जो कार्यप्रणाली है, रडार का प्रयोग हम लोग तो समुद्र में करते हैं, तो यह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये जो है रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। रडार की कार्यप्रणाली क्या है? तो रेडियो तरंगों का अपवर्तन। तो 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो कुछ देर पहले अभी आपको बताएं कि परमाणु बम किस पर आधारित है। तो पहले परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लेकिन यह हाइड्रोजन बम पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो 22 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए, लेंज के नियम की हम लोग बात करें, लेंज का नियम यहाँ देख लीजिए। तो देखिए, लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। लेंज का नियम किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। यहाँ 23 होना चाहिए था, 32 लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। फटाफट बताइएगा कि अगर हमें पृथ्वी की आयु ज्ञात करना हो तो किस विधि का उपयोग करेंगे? तो देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है और जीवाश्म ईंधनों की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ ही गया कि जीवाश्मों व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। जीवाश्मों व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? और अभी वन लीनियर भी क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस सेट करने के बाद रुकना होगा वन लीनियर क्वेश्चन करने के लिए। और लूसेंट का क्लास आपको दूसरे चैनल पर करा रहे हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव में गिरती हुई गोली से। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा, घबराना नहीं है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है।
यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम आपको किसने दिया था? तो यह नियम ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम कहलाता है। ओम का सूत्र क्या होता है? तो ऐसा ओम का प्रतीक होता है और किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है? अगर हमें सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करना हो तो कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? तो फेन उत्प्लवन विधि का। फेन उत्प्लवन विधि जो है यह सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? अगर हमें अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करना हो तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? फटाफट सही जवाब बताइए। 29 का ऑप्शन भी चुंबकीय पृथक्करण विधि बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर देख लीजिए। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका डार्विन के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब रॉबर्ट हुक ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह रॉबर्ट हुक ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर देख लीजिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, यानी होमवर्क का एक क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए सबसे पहले वन लीनियर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। देखिए वन लीनियर में आज जो हम लोग का टॉपिक है वो नरेगा और मनरेगा से है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नरेगा का पूर्ण रूप पूछे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। नरेगा को किस अधिनियम के तहत संसद में पारित किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को नरेगा को संसद में पारित किया गया और 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जिंद्रेज बेल्जियम ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? बिहार पुलिस में पूछा गया है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है और इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होती है। नेक्स्ट कि 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। अगर 15 दिन अगर आप मनरेगा से जुड़े हैं और आपको 15 दिन तक काम नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन सब मुखिया जी खा जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजूरी मिलेगी। अगर आप मान लीजिए आपके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंदर में ही आपको मनरेगा में काम देना होता है, अगर दूरी है तो पैसा बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए कि इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना है। प्रथम चरण 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों को 200 जिलों तथा द्वितीय चरण 2007-8 में देश के 130 जिले में शामिल किया गया।
तीसरा चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शीर्ष 274 जिले में शामिल किया गया। वर्तमान में देश के 641 जिले में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 7:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह किमिट के द्वारा हुआ था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा और मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार होता है। तो देखिए नरेगा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन आपको करवा दिए। इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खाली आपको याद रखना है 100 दिन। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लूसेंट जीके से क्लास करना चाहते हैं लूसेंट बुक से, तो लूसेंट बुक से क्लास हमारे नए चैनल पर करवाया जा रहा है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।